अध्याय 5 स्टारबक्स और सफलता की आदत। जब इच्छाशक्ति स्वचालित हो जाती है, ट्रैविस लीच ने पहली बार अपने पिता को ओवरडोज देखा। वो 9 साल का था। उनका परिवार बस एक गली के अंत में एक छोटे से अपार्टमेंट में चला गया था, स्थानांतरण की एक अंतहीन श्रृंखला में नवीनतम, जिसने हाल ही में उन्हें रात के मध्य में अपने पिछले घर को त्यागने का कारण बना दिया था, जो उनके स्वामित्व वाले काले कचरे में फेंक दिया गया था। बेदखली का नोटिस मिलने के बाद बैग बहुत से लोग रात में बहुत देर से आते जाते हैं, मकान मालिक ने कहा। आवाज की दुकान शो। कभी कभी अपने पुराने घर में ट्रैविस स्कूल से घर आता और कमरे को बड़े करीने से साफ करता, बचा हुआ फ्रिज में लपेटता और टपरवेयर कंटेनरों में गर्म सॉस और केचप के पैकेट पाता। वो जानता था कि इसका मतलब है कि उसके माता पिता ने अस्थायी रूप से हेरोइन को क्रैंक के लिए छोड़ दिया था और दिन को सफाई के उन्माद में बिताया था। वे आमतौर पर बुरी तरह समाप्त हो गए। ट्रैविस सुरक्षित महसूस करता था जब घर गंदा था और उसके माता पिता सोफे पर थे। उनकी आंखें आधी अधूरी थीं, कार्टून देख रहे थे। हेरोइन कोहरे के अंत में कोई अराजकता नहीं है। ट्रैविस के पिता एक सज्जन व्यक्ति थे जो खाना बनाना पसंद करते थे और नौसेना में एक कार्यकाल को छोड़कर लोदी, कैलिफोर्निया में अपने माता पिता के कुछ मील के भीतर अपना पूरा जीवन बिताया। ट्रैविस की मां, जब तक सभी लोग गली मोहल्ले के अपार्टमेंट में चले गए, हेरोइन रखने और वेश्यावृत्ति के आरोप में जेल में थी। उनके माता पिता अनिवार्य रूप से कार्यात्मक व्यसनी थे और परिवार ने सामान्य स्थिति का लिबास बनाए रखा। वे हर गर्मियों में शिविर में जाते थे और अधिकांश शुक्रवार की रात को अपनी बहन और भाई के सॉफ्टबॉल खेलों में भाग लेते थे। जब ट्रैविस 4 साल का था, तो वो अपने पिता के साथ डिज्नीलैंड गया और अपने जीवन में पहली बार एक डिज्नी कर्मचारी द्वारा फोटो खिंचवाया गया। पारिवारिक कैमरा एक मोहरे की दुकान को बेच दिया गया था वर्षों पूर्व। ओवरडोज की सुबह, ट्रैविस और उसका भाई हर रात सोने के लिए फर्श पर बिछाए गए कंबल के ऊपर रहने वाले कमरे में खेल रहे थे। ट्रैविस के पिता बाथरूम में कदम रखते ही पैनकेक्स बनाने के लिए तैयार हो रहे थे। वो ट्यूब जुराब लिए हुए था जिसमें उसकी सुई, चम्मच, लाइटर और रुई के फाहे थे। कुछ क्षण बाद वो बाहर आया, अंडे लेने के लिए रेफ्रिजरेटर खोला और फर्श पर गिर गया। जब बच्चे कोने में इधर उधर भागे तो उनके पिता कांप रहे थे। उनका चेहरा नीला पड़ रहा था। ट्रैविस के भाई बहनों ने पहले भी ओवरडोज देखा था और वे ड्रिल को जानते थे। उसके भाई ने उसे अपनी तरफ घुमाया। उसकी बहन ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना मुंह खोला कि वो उसकी जीभ पर दम नहीं करेगा, और ट्रैविस से कहा कि वो अगले दरवाजे पर दौड़े, पड़ोसी के फोन का उपयोग करने के लिए कहें और 911 डायल करें। मेरा नाम ट्रैविस है, मेरे पिताजी का निधन हो गया है और हम नहीं जानते कि क्या हुआ। वो सांस नहीं ले रहा है। ट्रैविस ने पुलिस ऑपरेटर से झूठ बोला। 9 साल की उम्र में भी उन्हें पता था कि उनके पिता बेहोश क्यों हैं। वो पड़ोसी के सामने यह नहीं कहना चाहता था। 3 साल पहले उनके पिता के एक दोस्त की शूटिंग के बाद उनके तहखाने में मौत हो गई थी। जब पैरामेडिक्स शव को ले गए तो पड़ोसियों ने ट्रैविस और उसकी बहन को देखा, जबकि उन्होंने गन के लिए दरवाजा खुला रखा था। पड़ोसियों में से एक का एक चचेरा भाई था जिसका बेटा उसकी कक्षा में था और जल्द ही स्कूल में सभी को पता चल गया था। फोन काट देने के बाद ट्रैविस गली के अंत तक चला गया और एम्बुलेंस की प्रतीक्षा करने लगा। उसके पिता का उस सुबह अस्पताल में इलाज किया गया, दोपहर में पुलिस स्टेशन में आरोपित किया गया और रात के खाने के समय फिर से घर आ गया। उन्होंने स्पैगेटी बनाई। ट्रैविस कुछ हफ्ते बाद 10 साल का हो गया। जब ट्रैविस 16 वर्ष के थे तब उन्होंने हाई स्कूल छोड़ दिया। उन्होंने कहा, मैं फगोट कहलाने से थक गया था। उन्होंने कहा,
मेरे घर का पीछा करने वाले और मुझ पर चीजें फेंकने से थक गए। सब कुछ वाकई भारी लग रहा था। छोड़ना और कहीं और जाना आसान था। वो 2 घंटे दक्षिण में फ्रेस्नो चले गए और उन्हें कार धोने की नौकरी मिल गई। उसे अवज्ञा के लिए निकाल दिया गया था। उन्हें मैकडॉनल्ड्स और हॉलीवुड वीडियो में नौकरी मिली, लेकिन जब ग्राहक असभ्य थे, मुझे खेत की ड्रेसिंग चाहिए। तुम मूर्ख हो, वो नियंत्रण खो देंगे। मेरे ड्राइव थ्रू से बाहर निकलो। वो एक महिला पर चिल्लाया, चिकन नगेट्स को उसकी कार पर फेंक दिया। इससे पहले कि उसके प्रबंधक ने उसे अंदर खींच लिया। कभी कभी वो इतना परेशान हो जाता था कि वो बीच बीच में ही रोने लगता था। उसे अक्सर देर हो जाती थी, या वो बिना किसी कारण के एक दिन की छुट्टी ले लेता था। सुबह में वो आईने में अपने प्रतिबिंब पर चिल्लाता था, खुद को बेहतर होने का आदेश देता था, उसे चूसने के लिए। लेकिन वो लोगों के साथ नहीं मिल सका, और वो इतना मजबूत नहीं था कि आलोचनाओं और आक्रोश की लगातार बूंदों का सामना कर सके। जब उसके रजिस्टर पर लाइन बहुत लंबी हो जाती और मैनेजर उस पर चिल्लाता, ट्रेविस के हाथ कांपने लगते और उसे ऐसा लगता कि वो अपनी सांस नहीं पकड़ पा रहा है। वो सोचता था कि क्या उसके माता पिता ऐसा महसूस करते हैं, जो जीवन के प्रति इतना रिक्शाहीन है। जब उन्होंने ड्रग्स का उपयोग करना शुरू किया, एक दिन हॉलीवुड वीडियो के एक नियमित ग्राहक, जिसने ट्रेविस को थोड़ा बहुत जान लिया था, ने सुझाव दिया कि वो स्टारबक्स में काम करने के बारे में सोचें। हम फोर्ट वाशिंगटन पर एक नया स्टोर खोल रहे हैं, और मैं एक सहायक प्रबंधक बनने जा रहा हूँ, आदमी ने कहा। आपको आवेदन करना चाहिए। 1 महीने बाद ट्रेविस सुबह की पाली में एक बरिस्ता था। यह 6 साल पहले की बात थी। आज 25 वर्ष की उम्र में ट्रेविस 2 स्टारबक्स का प्रबंधक है, जहां वह 40 कर्मचारियों की देखरेख करता है और प्रति वर्ष $2 मिलियन से अधिक के राजस्व के लिए जिम्मेदार है। उनका वेतन $44,000 है और उनके पास 401 के है और कोई कर्ज नहीं है। उसे काम करने में कभी देर नहीं होती है। वो काम पर परेशान नहीं होता है। एक ग्राहक के चिल्लाने पर जब उसका एक कर्मचारी रोने लगा, तो ट्रेविस उसे एक तरफ ले गया। आपका एप्रन एक ढाल है, उसने उससे कहा। कोई भी कुछ भी नहीं कहता है जो आपको कभी भी चोट पहुंचाएगा। आप हमेशा उतने ही मजबूत रहेंगे जितने आप बनना चाहते हैं। उन्होंने अपने स्टारबक्स प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में से एक में उस व्याख्यान को उठाया। एक शिक्षा कार्यक्रम जो उनके पहले दिन शुरू हुआ और एक कर्मचारी के करियर के दौरान जारी रहा। कार्यक्रम पर्याप्त रूप से संरचित है कि वो मॉड्यूल को पूरा करके कॉलेज क्रेडिट अर्जित कर सकता है। ट्रेविस कहते हैं, प्रशिक्षण ने उनके जीवन को बदल दिया है। स्टारबक्स ने उसे सिखाया है कि कैसे जीना है, कैसे ध्यान केंद्रित करना है, कैसे समय पर काम करना है और अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने उसे इच्छाशक्ति सिखाई है। स्टारबक्स सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो मेरे साथ अब तक हुई है, उन्होंने मुझे बताया। मैं इस कंपनी के लिए सब कुछ देना चाहता हूँ। मैं ट्रेविस और हजारों अन्य लोगों के लिए। स्टारबक्स कुछ मुट्ठी भर अन्य कंपनियों की तरह उस तरह के जीवन कौशल सिखाने में सफल रही है जो स्कूल, परिवार और समुदाय प्रदान करने में विफल रहे हैं। 137,000 से अधिक मौजूदा कर्मचारियों और 10 लाख से अधिक पूर्व छात्रों के साथ स्टारबक्स अब एक मायने में देश के सबसे बड़े शिक्षकों में से एक है। उन सभी कर्मचारियों ने अकेले अपने पहले वर्ष में स्टारबक्स कक्षाओं में कम से कम 50 घंटे बिताए और दर्जनों अन्य घर पर स्टारबक्स की कार्य पुस्तिकाओं के साथ और उन्हें सौंपे गए स्टारबक्स सलाहकारों से बात कर रहे थे। उस शिक्षा के मूल में एक महत्वपूर्ण आदत पर गहन ध्यान है, इच्छा शक्ति। दर्जनों अध्ययनों से पता चलता है कि व्यक्तिगत सफलता के लिए इच्छा शक्ति सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। उदाहरण के लिए, 2005 के एक अध्ययन में
पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 164 8वीं कक्षा के छात्रों का विश्लेषण किया, उनके IQ और अन्य कारकों को मापते हुए, जिसमें छात्रों ने कितनी इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया, जैसा कि उनके आत्म अनुशासन के परीक्षणों द्वारा मापा गया था। जिन छात्रों ने उच्च स्तर की इच्छाशक्ति का प्रयोग किया, उनकी कक्षाओं में उच्च ग्रेड अर्जित करने और अधिक चुनिंदा स्कूलों में प्रवेश पाने की संभावना अधिक थी। उनकी अनुपस्थिति कम थी और टेलीविजन देखने में कम समय और गृह कार्य पर अधिक घंटे बिताते थे। शोधकर्ताओं ने लिखा, अत्यधिक आत्म अनुशासित किशोरों ने हर अकादमिक प्रदर्शन चर पर अपने अधिक आवेगी साथियों को मात दी। आत्म अनुशासन ने IQ की तुलना में अकादमिक प्रदर्शन की अधिक मजबूती से भविष्यवाणी की। आत्म अनुशासन ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि कौन से छात्र स्कूल वर्ष के दौरान अपने ग्रेड में सुधार करेंगे, जबकि IQ नहीं। बौद्धिक प्रतिभा की तुलना में आत्म अनुशासन अकादमिक प्रदर्शन पर बड़ा प्रभाव डालता है और इच्छाशक्ति को मजबूत करने और छात्रों को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका। अध्ययनों से संकेत मिलता है, इसे एक आदत बनाना है। कभी कभी ऐसा लगता है कि महान आत्मनियंत्रण वाले लोग कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने इसे स्वचालित बना दिया है। विश्वविद्यालय की एक एंजेला डकवर्थ, पेंसिल्वेनिया के शोधकर्ताओं ने मुझे बताया, उनकी इच्छा शक्ति उनके बारे में सोचने के बिना होती है। स्टारबक्स के लिए इच्छा शक्ति एक अकादमिक जिज्ञासा से अधिक है। जब कंपनी ने 1990 के दशक के अंत में अपनी व्यापक विकास रणनीति की योजना बनाना शुरू किया, तो अधिकारियों ने माना कि सफलता के लिए एक ऐसे वातावरण की खेती करने की आवश्यकता है जो एक फैंसी कप कॉफी के लिए $4 का भुगतान करने के लिए उचित हो। कंपनी को अपने कर्मचारियों को लैट्स और स्कोन्स के साथ साथ कुछ आनंद देने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी। इतनी जल्दी स्टारबक्स ने शोध करना शुरू कर दिया कि वे कर्मचारियों को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए कैसे सिखा सकते हैं और प्रत्येक सेवा के साथ एक उत्साह देने के लिए अपने आत्म अनुशासन को मार्शल कर सकते हैं। जब तक बरिस्ता को अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है, कुछ कर्मचारियों की भावनाएं अनिवार्य रूप से ग्राहकों के साथ व्यवहार करने के तरीके में फैल जाएंगी। हालांकि, अगर कोई कार्यकर्ता 8 घंटे की शिफ्ट के अंत में भी केंद्रित और अनुशासित रहना जानता है, तो वे स्टारबक्स के ग्राहकों की अपेक्षा के अनुसार उच्च श्रेणी की फास्ट फूड सेवा प्रदान करेंगे। कंपनी ने कर्मचारियों को आत्म अनुशासन पर प्रशिक्षित करने के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने में लाखों डॉलर खर्च किए। कार्यकारी अधिकारियों ने कार्यपुस्तिकाएं लिखीं, जो वास्तव में श्रमिकों के जीवन में इच्छाशक्ति को एक आदत बनाने के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करती हैं। वे पाठ्यक्रम आंशिक रूप से क्यों स्टारबक्स एक नींद वाली सिएटल कंपनी से 17,000 से अधिक स्टोर और एक वर्ष में $10 बिलियन से अधिक के राजस्व के साथ एक विशालकाय में विकसित हो गया है। तो स्टारबक्स यह कैसे करता है? वे ट्रेविस जैसे लोगों को कैसे लेते हैं, ड्रग एडिक्ट्स का बेटा और एक हाई स्कूल ड्रॉपआउट जो मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करने के लिए पर्याप्त आत्मनियंत्रण नहीं जुटा सकता था, और उसे दर्जनों कर्मचारियों और दसियों हजार डॉलर की देखरेख करना सिखाता है। हर महीने राजस्व। ट्रेविस ने क्या सीखा? हर कोई जो उस कमरे में चला केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी में जिस कमरे में प्रयोग किया जा रहा था, उस कमरे में जाने वाले हर व्यक्ति ने एक बात पर सहमति व्यक्त की। कुकीज से स्वादिष्ट गंध आ रही थी। वे अभी अभी ओवन से बाहर आए थे और चॉकलेट चिप्स से रिसते हुए एक कटोरे में ढेर कर दिए गए थे। कुकीज के बगल में मेज पर मूली का कटोरा था। दिन भर भूखे छात्र अंदर चले गए, 2 खाद्य पदार्थों के सामने बैठे और अनजाने में अपनी इच्छा शक्ति की परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया, जो हमारी समझ को बढ़ाएगी कि आत्म अनुशासन कैसे काम करता है। उस समय
इच्छाशक्ति में अपेक्षाकृत कम अकादमिक जांच थी। मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे विषयों को स्वनियमन नामक किसी चीज के पहलू के रूप में माना, लेकिन यह ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसने बड़ी जिज्ञासा को प्रेरित किया। 1960 के दशक में एक प्रसिद्ध प्रयोग किया गया था, जिसमें स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों ने 4 साल के बच्चों के समूह की इच्छाशक्ति का परीक्षण किया था। बच्चों को एक कमरे में लाया गया और मार्शमैलो सहित कई प्रकार के व्यवहार प्रस्तुत किए गए। उन्हें एक सौदे की पेशकश की गई थी। वे तुरंत एक मार्शमैलो खा सकते थे, या अगर वे कुछ मिनट इंतजार करते थे तो उनके पास 2 मार्शमैलो हो सकते थे। फिर शोधकर्ता कमरे से बाहर चला गया। कुछ बच्चों ने प्रलोभन दिया और वयस्क के जाते ही मार्शमैलो खा लिया। जब शोधकर्ता 15 मिनट बाद वापस आया तो लगभग 30% ने अपने आग्रह को अनदेखा कर दिया और अपने व्यवहार को 2 गुना कर दिया। 2 तरफा दर्पण के पीछे से सब कुछ देख रहे वैज्ञानिकों ने सावधानीपूर्वक ट्रैक किया कि बच्चों के पास दूसरा मार्शमैलो अर्जित करने के लिए पर्याप्त आत्मनियंत्रण था। वर्षों बाद उन्होंने अध्ययन के कई प्रतिभागियों को ट्रैक किया। अब तक वे हाई स्कूल में थे। शोधकर्ताओं ने उनके ग्रेड और एसएटी स्कोर, दोस्ती बनाए रखने की क्षमता और महत्वपूर्ण समस्याओं से निपटने की उनकी क्षमता के बारे में पूछा। उन्होंने पाया कि 4 साल के बच्चे जो सबसे लंबे समय तक संतुष्टि में देरी कर सकते हैं, वे सबसे अच्छे ग्रेड के साथ समाप्त हुए और एसएटी स्कोर 210 अंक अधिक है औसतन। बाकी सभी की तुलना में वे अधिक लोकप्रिय थे और कम दवाएं करते थे। अगर आप जानते थे कि एक प्रीस्कूलर के रूप में मार्शमैलो के प्रलोभन से कैसे बचा जाए, ऐसा प्रतीत होता है। आप यह भी जानते थे कि अपने आप को समय पर कक्षा में कैसे लाया जाए और बड़े होने पर अपना होमवर्क कैसे पूरा किया जाए। साथ ही साथ दोस्त कैसे बनाएं और साथियों के दबाव का विरोध करें। यह ऐसा था मानो मार्शमैलो अनदेखी करने वाले बच्चों में स्वनियामक कौशल था जिसने उन्हें जीवन भर एक फायदा दिया। वैज्ञानिकों ने संबंधित प्रयोग करना शुरू किया, यह पता लगाने की कोशिश की कि बच्चों को अपने स्वनियामक कौशल को बढ़ाने में कैसे मदद की जाए। उन्होंने सीखा कि उन्हें सरल तरकीबें सिखाना, जैसे कि एक चित्र बनाकर खुद को विचलित करना या मार्शमैलो के चारों ओर एक फ्रेम की कल्पना करना, इसलिए यह एक तस्वीर की तरह अधिक और एक वास्तविक प्रलोभन की तरह कम लग रहा था, ने उन्हें आत्मनियंत्रण सीखने में मदद की। 1980 के दशक तक एक सिद्धांत उभरा जो आम तौर पर स्वीकार किया गया: इच्छाशक्ति एक सीखने योग्य कौशल है, कुछ ऐसा जिसे उसी तरह सिखाया जा सकता है जैसे बच्चे गणित करना सीखते हैं और कहते हैं धन्यवाद, लेकिन इन पूछताछों के लिए धन की कमी थी। इच्छाशक्ति का विषय प्रचलन में नहीं था। स्टैनफोर्ड के कई वैज्ञानिक अनुसंधान के अन्य क्षेत्रों में चले गए। हालांकि जब केस वेस्टन में मनोविज्ञान के पीएचडी उम्मीदवारों के एक समूह ने, जिसमें मार्क मुरावन नाम के एक व्यक्ति ने 90 के दशक के मध्य में उन अध्ययनों की खोज की, तो उन्होंने पिछले शोध से सवाल पूछना शुरू कर दिया। उत्तर देने लगता है, मुरावन के लिए इच्छाशक्ति का यह मॉडल कौशल के रूप में एक संतोषजनक व्याख्या नहीं थी। एक कौशल आखिरकार एक ऐसी चीज है जो दिन प्रतिदिन स्थिर रहती है। यदि आपके पास बुधवार को ऑमलेट बनाने का कौशल है, तो आप अभी भी यह जान पाएंगे कि इसे शुक्रवार को कैसे बनाया जाता है। मुरावन के अनुभव में, हालांकि, ऐसा लगा कि वो हर समय इच्छाशक्ति का प्रयोग करना भूल गया है। कभी कभी शाम को वो काम से घर आ जाता था और उसे टहलने जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। अन्य दिनों में वो सोफे पर लेटने और टेलीविजन देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। ये ऐसा था जैसे उसका दिमाग, या कम से कम उसके मस्तिष्क का वो हिस्सा जो उसे व्यायाम करने के लिए जिम्मेदार था, भूल गया था कि उसे दरवाजे से बाहर निकालने के लिए इच्छाशक्ति को कैसे बुलाया जाए। कुछ दिन उसने स्वस्थ भोजन किया,
अन्य दिनों में जब वो थक गया था, उसने वेंडिंग मशीनों पर छापा मारा और खुद को कैंडी और चिप्स से भर दिया। यदि इच्छाशक्ति एक कौशल है, तो मुरावन ने सोचा, फिर यह दिन प्रतिदिन स्थिर क्यों नहीं रहता? उन्हें संदेह था कि पहले के प्रयोगों से पता चला था कि इच्छाशक्ति से कहीं अधिक है। लेकिन आप प्रयोगशाला में इसका परीक्षण कैसे करते हैं? मैं मुरावन का समाधान एक प्रयोगशाला थी जिसमें एक कटोरी ताज़ी बेक्ड कुकीज और एक कटोरी मूली थी। कमरा अनिवार्य रूप से एक 2 तरफा दर्पण वाला एक कोठरी था, जिसमें एक टेबल, एक लकड़ी की कुर्सी, एक हाथ की घंटी और एक टोस्टर ओवन था। 60 स्नातक की भर्ती की गई और उन्हें भोजन छोड़ने के लिए कहा गया। एक कर अंडरग्रेड 2 कटोरे के सामने बैठ गए। इस प्रयोग का उद्देश्य स्वाद धारणाओं का परीक्षण करना है, एक शोधकर्ता ने प्रत्येक छात्र को बताया, जो असत्य था। मुद्दा छात्रों को मजबूर करने का था, लेकिन केवल कुछ छात्रों को अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करने के लिए। उस अंत तक आधे स्नातकों को कुकीज खाने और मूली को अनदेखा करने का निर्देश दिया गया था। अन्य आधे को मूली खाने और कुकीज को अनदेखा करने के लिए कहा गया। मुरावन का सिद्धांत था कि कुकीज को अनदेखा करना कठिन है, इसके लिए इच्छाशक्ति चाहिए। दूसरी ओर, मूली को नजरअंदाज करने के लिए शायद ही किसी प्रयास की आवश्यकता हो। याद रखें, शोधकर्ता ने कहा, केवल वही खाना खाएं जो आपको सौंपा गया है। फिर वो कमरे से चली गई। एक बार जब छात्र अकेले थे, तो उन्होंने चबाना शुरू कर दिया। कुकी खाने वाले स्वर्ग में थे, मूली खाने वाले तड़प रहे थे। वे खुद को गर्म कुकीज को अनदेखा करने के लिए मजबूर कर रहे थे। 2 तरफा दर्पण के माध्यम से शोधकर्ताओं ने देखा कि मूली खाने वालों में से एक कुकी उठाता है, इसे लंबे समय तक सूंघता है और फिर इसे वापस कटोरे में डाल देता है। एक अन्य ने कुछ कुकीज को पकड़ा, उन्हें नीचे रखा और फिर अपनी उंगलियों से पिघली हुई चॉकलेट को चाटा। 5 मिनट के बाद शोधकर्ता ने कमरे में फिर से प्रवेश किया। मुरावन के अनुमान के अनुसार, कड़वी सब्जी खाने और व्यवहारों की अनदेखी करके मूली खाने वालों की इच्छाशक्ति पर पूरी तरह से कर लगा दिया गया था। कुकी खाने वालों ने शायद ही अपने किसी आत्म अनुशासन का इस्तेमाल किया हो। शोधकर्ता ने प्रत्येक प्रतिभागी को बताया, आपके द्वारा खाए गए भोजन की संवेदी स्मृति के लिए हमें लगभग 15 मिनट प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। समय गुजारने के लिए उसने उनसे एक पहेली पूरी करने को कहा। यह काफी सरल लग रहा था। अपनी पेंसिल को पृष्ठ से उठाए बिना या एक ही पंक्ति में 2 बार जाने के बिना एक ज्यामितीय पैटर्न का पता लगाएं। यदि आप छोड़ना चाहते हैं, तो शोधकर्ता ने कहा, घंटी बजाओ। उसने निहित किया कि पहेली को अधिक समय नहीं लगेगा। सच में, पहेली को हल करना असंभव था। यह पहेली समय गुजारने का तरीका नहीं थी। यह प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। पहेली पर काम करते रहने के लिए जबरदस्त इच्छाशक्ति की जरूरत थी, खासकर जब प्रत्येक प्रयास विफल हो गया। वैज्ञानिकों ने सोचा, क्या जो छात्र पहले से ही कुकीज को अनदेखा करके अपनी इच्छा शक्ति खर्च कर चुके थे, वे पहेली को तेजी से छोड़ देंगे? दूसरे शब्दों में, क्या इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन थी? शोधकर्ताओं ने अपने टूवे मिरर के पीछे से देखा। कुकी खाने वालों ने आत्म अनुशासन के अपने अप्रयुक्त जलाशयों के साथ पहेली पर काम करना शुरू कर दिया। सामान्य तौर पर वे आराम से दिखते थे। उनमें से एक ने सीधा रास्ता अपनाने की कोशिश की, एक रोड ब्लॉक मारा और फिर से शुरू किया। और फिर कुछ ने आधे घंटे से अधिक समय तक काम किया। इससे पहले कि शोधकर्ता ने उन्हें रुकने के लिए कहा। औसतन कुकी खाने वालों ने घंटी बजाने से पहले पहेली को सुलझाने की कोशिश में लगभग 19 मिनट बिताए। मूली खाने वालों ने अपनी कमजोर इच्छाशक्ति के साथ पूरी तरह से अलग काम किया। काम करते करते वे बड़बड़ाते रहे। वे मायूस हो गए।
एक ने शिकायत की कि पूरा प्रयोग समय की बर्बादी है। उनमें से कुछ ने अपना सिर मेज पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। जब वो वापस आई तो एक शोधकर्ता पर टूट पड़ा। औसतन मूली खाने वालों ने छोड़ने से पहले कुकी खाने वालों की तुलना में केवल 8 मिनट 60% कम समय के लिए काम किया। जब शोधकर्ता ने बाद में पूछा कि उन्हें कैसा लगा, तो मूली खाने वालों में से एक ने कहा कि वो इस गूंगे प्रयोग से बीमार था। मुरावन ने मुझे बताया, कुकीज़ को नज़रअंदाज करने के लिए लोगों को अपनी इच्छा शक्ति का थोड़ा सा इस्तेमाल करने के लिए हमने उन्हें ऐसी स्थिति में डाल दिया था जहां वे बहुत तेजी से छोड़ने को तैयार थे। तब से इस विचार पर 200 से अधिक अध्ययन हुए हैं और उन सभी ने एक ही चीज पाई है, इच्छाशक्ति सिर्फ एक कौशल नहीं है। यह आपकी बाहों या पैरों की मांसपेशियों की तरह एक मांसपेशी है और यह अधिक मेहनत करने पर थक जाती है, इसलिए अन्य चीजों के लिए कम शक्ति बची है। शोधकर्ताओं ने इस खोज को सभी प्रकार की घटनाओं की व्याख्या करने के लिए बनाया है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि यह स्पष्ट करने में मदद करता है कि क्यों अन्यथा सफल लोग विवाहेतर संबंधों के शिकार हो जाते हैं, जो कि काम पर इच्छाशक्ति का उपयोग करने के लंबे दिन के बाद रात में देर से शुरू होने की संभावना है, या अच्छे चिकित्सक गूंगा गलतियां क्यों करते हैं, जो अक्सर होती हैं। एक डॉक्टर द्वारा एक लंबे जटिल कार्य को पूरा करने के बाद जिसमें गहन ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके लिए इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है, जैसे काम के बाद दौड़ना, आपको दिन के दौरान अपनी इच्छाशक्ति की मांसपेशियों को संरक्षित करना होगा, मुरावन ने मुझे बताया। यदि आप ईमेल लिखने या जटिल और उबाऊ व्यय फॉर्म भरने जैसे कठिन कार्यों में बहुत जल्दी इसका उपयोग करते हैं, तो घर पहुंचने तक सारी ताकत खत्म हो जाएगी। लेकिन यह समानता कितनी दूर तक फैली हुई है? क्या इच्छाशक्ति की मांसपेशियों का व्यायाम उन्हें उसी तरह मजबूत बनाएगा जैसे डंबल का उपयोग करने से बाइसेप्स मजबूत होते हैं? 2006 में 2 ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं मेगन ओटेन और केन चेंग ने इच्छाशक्ति कसरत बनाकर उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया। उन्होंने एक शारीरिक व्यायाम कार्यक्रम में 18 और 50 वर्ष की आयु के बीच 2 दर्जन लोगों को नामांकित किया और 2 महीनों में उन्हें भारोत्तोलन, प्रतिरोध प्रशिक्षण और एरोबिक दिनचर्या की बढ़ती संख्या के माध्यम से रखा। सप्ताह दर सप्ताह लोगों ने हर बार जिम जाने पर अधिक से अधिक इच्छाशक्ति का उपयोग करते हुए खुद को अधिक बार व्यायाम करने के लिए मजबूर किया। 2 महीने के बाद शोधकर्ताओं ने बाकी प्रतिभागियों के जीवन की छानबीन की, यह देखने के लिए कि क्या जिम में बढ़ी हुई इच्छा शक्ति के परिणामस्वरूप घर में अधिक इच्छा शक्ति हुई है। प्रयोग शुरू होने से पहले अधिकांश विषय स्वघोषित सोफे आलू थे। अब निश्चित रूप से वे बेहतर शारीरिक स्थिति में थे, लेकिन वे अपने जीवन के अन्य हिस्सों में भी स्वस्थ थे। जितना अधिक समय उन्होंने जिम में बिताया, उतनी ही कम सिगरेट उन्होंने धूम्रपान की और कम शराब, कैफीन और जंक फूड का सेवन किया। वे होमवर्क पर ज्यादा घंटे बिता रहे थे और कम टीवी देख रहे थे। वे कम उदास थे। हो सकता है, ओटेन और चेंग ने सोचा, उन परिणामों का इच्छाशक्ति से कोई लेना देना नहीं था। क्या होगा अगर व्यायाम सिर्फ फास्ट फूड के लिए लोगों को खुश और कम भूखा बनाता है? इसलिए उन्होंने एक और प्रयोग तैयार किया। इस बार उन्होंने 4 महीने के धन प्रबंधन कार्यक्रम के लिए 29 लोगों को अनुबंधित किया। उन्होंने बचत लक्ष्य निर्धारित किए और प्रतिभागियों से खुद को नकारने के लिए कहा। विलासिता जैसे रेस्तरां या फिल्मों में भोजन, प्रतिभागियों को उनके द्वारा खरीदी गई हर चीज का विस्तृत लॉग रखने के लिए कहा गया था, जो पहले तो कष्टप्रद था, लेकिन अंततः लोगों ने हर खरीदारी को कम करने के लिए आत्म अनुशासन का काम किया। कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ने पर लोगों के वित्त में सुधार हुआ। अधिक आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने कम सिगरेट भी पी और
कम शराब और कैफीन पिया, औसतन 2 कम कप कॉफी, 2 कम बियर, और धूम्रपान करने वालों में प्रत्येक दिन 15 कम सिगरेट। उन्होंने कम जंक फूड खाया और काम और स्कूल में अधिक उत्पादक थे। यह व्यायाम अध्ययन की तरह था। जैसे जैसे लोगों ने अपने जीवन के एक हिस्से में अपनी इच्छाशक्ति की मांसपेशियों को मजबूत किया, जिम में या एक धन प्रबंधन कार्यक्रम में, यह ताकत उन्होंने क्या खाया या कितनी मेहनत की, इस पर फैल गई। एक बार जब इच्छाशक्ति मजबूत हो गई, तो इसने सब कुछ छू लिया। ओटेन और चेंग ने एक और प्रयोग किया। उन्होंने एक अकादमिक सुधार कार्यक्रम में 45 छात्रों को नामांकित किया जो अध्ययन की आदतों को बनाने पर केंद्रित थे। जाहिर है, प्रतिभागियों के सीखने के कौशल में सुधार हुआ, और छात्र भी कम धूम्रपान करते थे, कम पीते थे, कम टीवी देखते थे, अधिक व्यायाम करते थे और स्वस्थ खाते थे। भले ही उन सभी चीजों का उल्लेख अकादमिक कार्यक्रम में कभी नहीं किया गया था। फिर से, जैसे जैसे उनकी इच्छाशक्ति की मांसपेशियां मजबूत होती गईं, अच्छी आदतें उनके जीवन के अन्य हिस्सों में फैलती गईं। डार्टमाउथ के एक शोधकर्ता टॉड हीथरन ने कहा, जब आप जिम जाने या अपना होमवर्क शुरू करने या हैमबर्गर के बजाय सलाद खाने के लिए खुद को मजबूर करना सीखते हैं, तो जो हो रहा है वो यह है कि आप अपने सोचने के तरीके को बदल रहे हैं। इच्छाशक्ति के अध्ययन पर काम किया। लोग अपने आवेगों को विनियमित करने में बेहतर हो जाते हैं। वे सीखते हैं कि प्रलोभनों से खुद को कैसे विचलित किया जाए, और एक बार जब आप उस इच्छाशक्ति के खांचे में आ जाते हैं, तो आपका मस्तिष्क आपको एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए अभ्यास करता है। अब लगभग हर बड़े विश्वविद्यालय में सैकड़ों शोधकर्ता इच्छाशक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। फिलाडेल्फिया, सिएटल, न्यूयॉर्क और अन्य जगहों पर सार्वजनिक और चार्टर स्कूलों ने पाठ्यक्रम में इच्छाशक्ति को मजबूत करने वाले पाठों को शामिल करना शुरू कर दिया है। किप में या नॉलेज इज पावर प्रोग्राम चार्टर का एक संग्रह देश भर में कम आय वाले छात्रों की सेवा करने वाले स्कूल आत्मनियंत्रण सिखाना स्कूलों के दर्शन का हिस्सा है। फिलाडेल्फिया में एक केआईपीपी स्कूल ने छात्रों को डोंट ईट द मार्शमेलो की घोषणा करते हुए शर्त दी। इनमें से कई स्कूलों ने नाटकीय रूप से छात्रों के परीक्षा स्कोर को बढ़ा दिया है। इसीलिए बच्चों को पियानो पाठ या खेल के लिए साइन अप करना इतना महत्वपूर्ण है। इसका एक अच्छा संगीतकार या 5 वर्षीय फुटबॉल स्टार बनाने से कोई लेना देना नहीं है। हीथरन ने कहा, जब आप अपने आप को 1 घंटे के लिए अभ्यास करने या 15 गोद चलाने के लिए मजबूर करना सीखते हैं, तो आप आत्मनियामक शक्ति का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। 5 साल का बच्चा जो 10 मिनट तक गेंद का अनुसरण कर सकता है, वो 6ठा ग्रेडर बन जाता है जो समय पर अपना होमवर्क शुरू कर सकता है। जैसे जैसे वैज्ञानिक पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के लेखों में इच्छाशक्ति पर शोध एक गर्म विषय बन गया है, इसने कॉर्पोरेट अमेरिका में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। स्टारबक्स जैसी फर्में और गैप, वॉलमार्ट, रेस्टोरेंट या कोई अन्य व्यवसाय जो प्रवेश स्तर के श्रमिकों पर निर्भर है, सभी को एक आम समस्या का सामना करना पड़ता है। उनके कर्मचारी चाहे कितना भी अच्छा काम करना चाहें, कई असफल हो जाएंगे क्योंकि उनके पास कमी है आत्म अनुशासन। वे देर से दिखाई देते हैं, वे असभ्य ग्राहकों पर झपटते हैं, वे विचलित हो जाते हैं या कार्यस्थल के नाटकों में आ जाते हैं। उन्होंने बिना किसी कारण के नौकरी छोड़ दी। कई कर्मचारियों के लिए स्टारबक्स उनका पहला पेशेवर अनुभव है, क्रिस्टीन डिप्टी ने कहा, जिन्होंने 1 दशक से अधिक समय तक कंपनी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की देखरेख में मदद की। यदि आपके माता-पिता या शिक्षक आपको बता रहे हैं कि आपको अपने पूरे जीवन में क्या करना है, और अचानक ग्राहक चिल्ला रहे हैं और आपका बॉस आपको मार्गदर्शन देने में बहुत व्यस्त है, तो यह वास्तव में भारी हो सकता है। बहुत से लोग संक्रमण नहीं कर सकते,
इसलिए हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अपने कर्मचारियों को वो आत्म अनुशासन कैसे दिया जाए जो उन्होंने हाई स्कूल में नहीं सीखा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन जब स्टारबक्स जैसी कंपनियों ने मूली और कुकी अध्ययन से कार्यस्थल पर इच्छाशक्ति के पाठ को लागू करने की कोशिश की, तो उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने वजन घटाने वाली कक्षाओं को प्रायोजित किया और कर्मचारियों को मुफ्त जिम सदस्यता की पेशकश की। उम्मीद है कि लाभ कॉफी परोसने के तरीके पर फैल जाएगा। उपस्थिति धूमिल थी। कर्मचारियों ने शिकायत की कि पूरे दिन काम करने के बाद कक्षा में बैठना या जिम जाना मुश्किल था। अगर किसी को काम पर आत्म अनुशासन में परेशानी होती है, तो शायद उन्हें किसी कार्यक्रम में भाग लेने में भी परेशानी हो सकती है। काम के बाद अपने आत्म अनुशासन को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया, मुरावन ने कहा। लेकिन स्टारबक्स इस समस्या को हल करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। 2007 तक अपने विस्तार की ऊंचाई के दौरान कंपनी हर दिन 7 नए स्टोर खोल रही थी और हर हफ्ते 1500 कर्मचारियों की भर्ती कर रही थी। ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देना, समय पर दिखाना और संरक्षकों पर गुस्सा न करना और ग्राहकों के आदेशों को याद करते हुए मुस्कान के साथ सभी की सेवा करना और यदि संभव हो तो उनके नाम आवश्यक थे। लोग उम्मीद करते हैं कि महंगे लट्टे थोड़े चमक के साथ दिए जाएंगे। हम लोगों की सेवा करने वाले कॉफी व्यवसाय में नहीं हैं, स्टारबक्स के पूर्व अध्यक्ष हावर्ड बेहार ने मुझे बताया। हम कॉफी परोसने वाले लोगों के व्यवसाय में हैं। हमारा पूरा बिजनेस मॉडल शानदार ग्राहक सेवा पर आधारित है। उसके बिना हम टोस्ट हैं। समाधान स्टारबक्स ने खोजा, आत्म अनुशासन को एक संगठनात्मक आदत में बदल रहा था। 1992 में एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक स्कॉटलैंड के सबसे व्यस्त हड्डी रोग अस्पतालों में से 2 में चला गया और एक प्रयोग के लिए 5 दर्जन रोगियों की भर्ती की। उन्हें उम्मीद थी कि लोगों की इच्छाशक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। परिवर्तन के लिए असाधारण प्रतिरोधी रोगी औसतन 68 वर्ष के थे। उनमें से अधिकांश ने प्रति वर्ष $10,000 से कम कमाया और उनके पास हाई स्कूल की डिग्री से अधिक नहीं थी। उन सभी ने हाल ही में कूल्हे या घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाई थी। लेकिन क्योंकि वे अपेक्षाकृत गरीब और अशिक्षित थे, कई लोगों ने अपने ऑपरेशन के लिए वर्षों तक इंतजार किया था। वे सेवानिवृत्त, बुजुर्ग मैकेनिक और स्टोर क्लर्क थे। वे जीवन के अंतिम अध्यायों में थे और अधिकांश को नई किताब लेने की कोई इच्छा नहीं थी। कूल्हे या घुटने की सर्जरी से उबरना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। ऑपरेशन में जोड़ों की मांसपेशियों को अलग करना और हड्डियों के माध्यम से काटना शामिल है। ठीक होने के दौरान छोटी छोटी हरकत, बिस्तर पर हिलना डुलना या जोड़ को मोड़ना कष्टदायी हो सकता है। हालांकि यह जरूरी है कि मरीज सर्जरी से जागते ही लगभग व्यायाम करना शुरू कर दें। मांसपेशियों और त्वचा के ठीक होने से पहले उन्हें अपने पैरों और कूल्हों को हिलाना शुरू कर देना चाहिए, या निशान ऊतक जोड़ को रोक देगा। इसके लचीलेपन को नष्ट कर देगा। इसके अलावा यदि रोगी व्यायाम करना शुरू नहीं करते हैं, तो उन्हें रक्त के थक्के बनने का खतरा होता है। लेकिन पीड़ा इतनी चरम है कि लोगों के लिए पुनर्वसन सत्रों को छोड़ना असामान्य नहीं है। रोगी, विशेष रूप से बुजुर्ग, अक्सर डॉक्टरों के आदेशों का पालन करने से इनकार करते हैं। स्कॉटिश अध्ययन के प्रतिभागी पुनर्वास में असफल होने की सबसे अधिक संभावना वाले लोगों के प्रकार थे। प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक यह देखना चाहते थे कि क्या उनकी इच्छाशक्ति का दोहन करने में उनकी मदद करना संभव है। उसने प्रत्येक रोगी को उनकी सर्जरी के बाद एक पुस्तिका दी जिसमें उनके पुनर्वसन कार्यक्रम का विवरण था और पीछे 13 अतिरिक्त पृष्ठ थे, प्रत्येक सप्ताह के लिए एक रिक्त स्थान और निर्देशों के साथ। इस सप्ताह के लिए मेरे लक्ष्य ____________ हैं। आप जो करने जा रहे हैं
उसे ठीक ठीक लिख लें। उदाहरण के लिए, यदि आप इस सप्ताह टहलने जा रहे हैं, तो लिखें नीचे आप कहाँ और कब चलने वाले हैं। उसने रोगियों से उन प्रत्येक पृष्ठ को विशिष्ट योजनाओं के साथ भरने के लिए कहा। फिर उसने उन लोगों की वसूली की तुलना उन रोगियों के साथ की जिन्होंने एक ही पुस्तिका प्राप्त की थी, लेकिन कुछ भी नहीं लिखा था। यह सोचना बेतुका लगता है कि लोगों को कोरे कागज के कुछ टुकड़े देने से इस बात पर फर्क पड़ सकता है कि वे सर्जरी से कितनी जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब शोधकर्ता ने 3 महीने बाद रोगियों का दौरा किया, तो उन्होंने दोनों समूहों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर पाया। जिन रोगियों ने अपनी पुस्तिकाओं में योजनाएं लिखी थीं, वे उन रोगियों की तुलना में लगभग दुगनी गति से चलने लगे थे जिन्होंने अपनी पुस्तिकाओं में योजनाएं नहीं लिखी थीं। वे अपनी कुर्सियों से बिना किसी सहायता के लगभग 3 गुना तेज गति से अंदर बाहर होने लगे थे। वे अपने जूते पहन रहे थे, कपड़े धो रहे थे, और उन रोगियों की तुलना में जल्दी भोजन कर रहे थे जिन्होंने समय से पहले लक्ष्य नहीं लिखे थे। मनोवैज्ञानिक समझना चाहता था कि क्यों। उसने पुस्तिकाओं की जांच की और पाया कि अधिकांश खाली पृष्ठ पुनर्प्राप्ति के सबसे सांसारिक पहलुओं के बारे में विशिष्ट, विस्तृत योजनाओं से भरे हुए थे। उदाहरण के लिए, एक मरीज ने लिखा था, मैं अपनी पत्नी से काम से मिलने के लिए कल बस स्टॉप पर चलूंगा, और फिर नोट किया कि वो किस समय निकलेगा, किस रास्ते पर चलेगा, क्या पहनेगा, कौन सा कोट पहनेगा, अगर बारिश हो रही हो तो लाओ, और अगर दर्द बहुत ज्यादा हो जाए तो वो कौन सी गोलियां लेगा। एक अन्य रोगी ने इसी तरह के एक अध्ययन में बाथरूम जाने पर हर बार किए जाने वाले अभ्यासों के बारे में बहुत विशिष्ट शेड्यूल की एक श्रृंखला लिखी। एक तीसरे ने ब्लॉक के चारों ओर घूमने के लिए मिनट दर मिनट यात्रा कार्यक्रम लिखा। जैसा कि मनोवैज्ञानिक ने पुस्तिकाओं की जांच की, उसने देखा कि कई योजनाओं में कुछ समान था। उन्होंने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि रोगी अनुमानित दर्द के एक विशिष्ट क्षण को कैसे संभालेंगे। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति बाथरूम के रास्ते में व्यायाम करता था, वो जानता था कि हर बार जब वो सोफे से उठता है, तो दर्द असहनीय होता है। इसलिए उन्होंने इससे निपटने के लिए एक योजना लिखी, स्वचालित रूप से पहला कदम उठाएं तुरंत, ताकि वो फिर से बैठने के लिए ललचाए। बस स्टॉप पर अपनी पत्नी से मिलने वाले मरीज को दोपहर में डर लगता था, क्योंकि वो चहलकदमी हर दिन सबसे लंबी और सबसे दर्दनाक थी। इसलिए उन्होंने अपने सामने आने वाली हर बाधा का विवरण दिया और आगे एक समाधान के साथ आए समय। दूसरे तरीके से कहें तो, मरीजों की योजनाएं विभक्ति बिंदुओं के इर्द गिर्द बनी थीं। जब वे अपने दर्द को जानते थे और इस तरह छोड़ने का प्रलोभन सबसे मजबूत होगा। मरीज खुद बता रहे थे कि वे इसे कुबड़ के ऊपर कैसे बनाने जा रहे हैं। उनमें से प्रत्येक ने सहज रूप से उन्हीं नियमों को लागू किया जो क्लॉड हॉपकिंस ने पेप्सोडेंट को बेचने के लिए इस्तेमाल किया था। उन्होंने सरल संकेतों और स्पष्ट पुरस्कारों की पहचान की। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से बस स्टॉप पर मुलाकात की, उसने एक आसान संकेत की पहचान की, यह 3:30 बजे है, वो अपने घर जा रही है, और उसने स्पष्ट रूप से अपना इनाम परिभाषित किया, हनी, मैं यहाँ हूँ। जब आधे रास्ते में चलने का प्रलोभन दिखाई दिया, तो रोगी इसे अनदेखा कर सकता था क्योंकि उसने आत्म अनुशासन को एक आदत में गढ़ा था। ऐसा कोई कारण नहीं है कि अन्य मरीज जिन्होंने रिकवरी प्लान नहीं लिखा वे उसी तरह व्यवहार नहीं कर सकते थे। सभी मरीजों को अस्पताल में एक ही तरह की नसीहतों और चेतावनियों से अवगत कराया गया था। वे सभी जानते थे कि व्यायाम उनके ठीक होने के लिए आवश्यक है। उन सभी ने पुनर्वसन में सप्ताह बिताए, लेकिन जिन रोगियों ने कोई योजना नहीं लिखी, वे एक महत्वपूर्ण नुकसान में थे, क्योंकि उन्होंने आगे कभी नहीं सोचा था कि दर्दनाक विभक्ति बिंदुओं से कैसे निपटा जाए। उन्होंने जानबूझकर इच्छाशक्ति की आदतें नहीं बनाईं,
भले ही वे ब्लॉक के चारों ओर घूमने का इरादा रखते हों। उनका संकल्प ने उन्हें त्याग दिया जब उन्होंने पहले कुछ चरणों की पीड़ा का सामना किया। मैं जब जिम सदस्यता और आहार कार्यशालाओं के माध्यम से श्रमिकों की इच्छाशक्ति बढ़ाने के स्टारबक्स के प्रयास विफल हो गए, तो अधिकारियों ने फैसला किया कि उन्हें एक नया दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। उन्होंने अपने स्टोर के अंदर वास्तव में क्या हो रहा था, इस पर अधिक बारीकी से देखकर शुरुआत की। उन्होंने देखा कि स्कॉटिश रोगियों की तरह उनके कार्यकर्ता विफल हो रहे थे जब वे विभक्ति बिंदुओं के खिलाफ दौड़े। उन्हें जिस चीज की जरूरत थी वो थी संस्थागत आदतें जिससे उनके आत्म अनुशासन को जुटाना आसान हो गया। अधिकारियों ने निर्धारित किया कि कुछ मायनों में वे इच्छा शक्ति के बारे में सब गलत सोच रहे थे। यह पता चला कि इच्छा शक्ति की कमी वाले कर्मचारियों को ज्यादातर समय अपना काम करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। औसत दिन एक इच्छा शक्ति चुनौती वाला कार्यकर्ता किसी और से अलग नहीं था, लेकिन कभी-कभी, विशेष रूप से जब अप्रत्याशित तनाव या अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है, तो वे कर्मचारी टूट जाते हैं और उनका आत्मनियंत्रण लुप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक ग्राहक चिल्लाना शुरू कर सकता है, और एक सामान्य रूप से शांत कर्मचारी अपना आपा खो देगा। एक अधीर भीड़ एक बरिस्ता को अभिभूत कर सकती है, और अचानक वो आंसू के किनारे पर था। कर्मचारियों को वास्तव में किस चीज की जरूरत थी, इस बारे में स्पष्ट निर्देश थे कि कैसे विभक्ति बिंदुओं से निपटना है। स्कॉटिश रोगियों की पुस्तिकाओं के समान कुछ है। कर्मचारियों के लिए एक दिनचर्या का पालन करना जब उनकी इच्छाशक्ति की मांसपेशियां लंगड़ा हो जाती हैं। इसलिए कंपनी ने नई प्रशिक्षण सामग्री विकसित की जो कर्मचारियों के लिए किसी न किसी पैच को मारने पर उपयोग करने के लिए नियमित रूप से वर्तनी करती है। मैनुअल ने श्रमिकों को सिखाया कि विशिष्ट संकेतों का जवाब कैसे दिया जाए, जैसे कि चिल्लाते हुए ग्राहक या कैश रजिस्टर पर लंबी लाइन। प्रबंधकों ने कर्मचारियों को ड्रिल किया, उनके साथ भूमिका निभाते हुए जब तक प्रतिक्रियाएं स्वचालित नहीं हो गईं। कंपनी ने विशिष्ट पुरस्कारों की पहचान की, एक आभारी ग्राहक, एक प्रबंधक से प्रशंसा जिसे कर्मचारी अच्छी तरह से किए गए काम के प्रमाण के रूप में देख सकते हैं। स्टारबक्स ने अपने कर्मचारियों को इच्छा शक्ति की आदत लूप देकर प्रतिकूल परिस्थितियों के क्षणों को संभालने का तरीका सिखाया। उदाहरण के लिए, जब ट्रेविस ने स्टारबक्स में शुरुआत की, तो उनके प्रबंधक ने उन्हें तुरंत आदतों से परिचित कराया। इस नौकरी के बारे में सबसे कठिन चीजों में से एक गुस्से में ग्राहक से निपटना है, ट्रेविस के प्रबंधक ने उसे बताया। जब कोई आपके पास आता है और आप पर चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि उन्हें गलत पे मिला है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मुझे नहीं पता, ट्रेविस ने कहा। मुझे लगता है कि मुझे कुछ डर लग रहा है, या गुस्से में। यह स्वाभाविक है, उनके प्रबंधक ने कहा। लेकिन हमारा काम दबाव होने पर भी सर्वोत्तम ग्राहक सेवा प्रदान करना है। प्रबंधक ने स्टारबक्स मैनुअल को खोला और ट्रेविस को एक पृष्ठ दिखाया जो काफी हद तक खाली था। सबसे ऊपर यह पढ़ा, जब कोई ग्राहक नाखुश होता है तो मेरी योजना है। यह कार्य पुस्तिका आपके लिए अप्रिय परिस्थितियों की कल्पना करने और प्रतिक्रिया के लिए एक योजना लिखने के लिए है, प्रबंधक ने कहा। हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रणालियों में से एक को लाटे विधि कहा जाता है। हम ग्राहक को सुनते हैं, उनकी शिकायत को स्वीकार करते हैं, समस्या को हल करके कार्रवाई करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, और फिर समझाते हैं कि समस्या क्यों हुई। आप कुछ मिनट क्यों नहीं लेते और एक नाराज ग्राहक से निपटने के लिए एक योजना लिखें। लाटे विधि का प्रयोग करें, तब हम भूमिका निभा सकते हैं थोड़ा बहुत। स्टारबक्स के दर्जनों रूटीन हैं जिन्हें कर्मचारियों को तनावपूर्ण विभक्ति बिंदुओं के दौरान उपयोग करना सिखाया जाता है। आलोचना देने का व्हाट्स व्हाट वाई सिस्टम है और इसके लिए कनेक्ट
डिस्कवर और प्रत्युत्तर प्रणाली है। जब चीजें व्यस्त हो जाती हैं तो आदेश लेना। बरिस्ता को उन संरक्षकों के बीच अंतर बताने में मदद करने के लिए सीखी गई आदतें हैं जो सिर्फ अपनी कॉफी चाहते हैं। एक जल्दबाजी वाला ग्राहक अत्यावश्यकता के साथ बोलता है और अधीर लग सकता है या अपनी घड़ी को देख सकता है, और जिन्हें थोड़ी अधिक कोडिंग की आवश्यकता होती है। नियमित ग्राहक अन्य बरिस्ता को नाम से जानता है और आम तौर पर प्रत्येक दिन एक ही पे का आदेश देता है। पूरे प्रशिक्षण नियमावली में दर्जनों खाली पृष्ठ हैं जहां कर्मचारी ऐसी योजनाएं लिख सकते हैं जो यह अनुमान लगाती हैं कि वे विभक्ति बिंदुओं को कैसे पार करेंगे। तब वे उन योजनाओं का बार बार अभ्यास करते हैं जब तक कि वे स्वचालित नहीं हो जाते। इस तरह इच्छाशक्ति एक आदत बन जाती है, समय से पहले एक निश्चित व्यवहार को चुनकर और फिर उस दिनचर्या का पालन करते हुए जब एक विभक्ति बिंदु आता है। जब स्कॉटिश रोगियों ने अपनी पुस्तिकाएं भरी या ट्रेविस ने लाटे पद्धति का अध्ययन किया, तो उन्होंने समय से पहले ही निर्णय कर लिया कि एक दर्दनाक पेशी या एक क्रोधित ग्राहक पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। जब क्यू आया तो दिनचर्या हुई। स्टारबक्स ऐसी प्रशिक्षण विधियों का उपयोग करने वाली एकमात्र कंपनी नहीं है। उदाहरण के लिए, दुनिया की सबसे बड़ी टैक्स और वित्तीय सेवा कंपनी डेलॉयट कंसल्टिंग में कर्मचारियों को मोमेंट्स दैट मैटर नामक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया जाता है, जो विभक्ति बिंदुओं से निपटने पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि जब कोई ग्राहक फीस के बारे में शिकायत करता है, जब कोई सहकर्मी निकाल दिया जाता है, या जब किसी डेलॉयट सलाहकार ने कोई गलती की हो। उन सभी क्षणों के लिए पूर्व प्रोग्राम किए गए रूटीन होते हैं। जिज्ञासु प्राप्त करें जो कोई और नहीं कहेगा। वो 5/5 नियम लागू करें जो कर्मचारियों को इस बारे में मार्गदर्शन करता है कि उन्हें कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। कंटेनर स्टोर पर कर्मचारियों को अकेले अपने पहले वर्ष में 185 घंटे से अधिक का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। उन्हें क्रोधित सहकर्मी या अभिभूत ग्राहक जैसे विभक्ति बिंदुओं को पहचानना सिखाया जाता है, और आदतें जैसे कि दुकानदारों को शांत करने या टकराव को कम करने के लिए दिनचर्या। जब कोई ग्राहक आता है जो अभिभूत लगता है, उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी तुरंत उनसे अपने घर में उस स्थान की कल्पना करने के लिए कहता है जिसे वे व्यवस्थित करने की उम्मीद कर रहे हैं, और वर्णन करें कि जब सब कुछ अपनी जगह पर होगा तो उन्हें कैसा लगेगा। कंपनी के सीईओ ने एक रिपोर्टर से कहा, हमारे पास ग्राहक हमारे पास आए और कहा, यह मेरे सिकुड़ने की यात्रा से बेहतर है। चतुर्थ, हॉवर्ड शुल्ट्ज, वो व्यक्ति जिसने स्टारबक्स को एक कोलोसिस में बनाया, कुछ मायनों में ट्रेविस से इतना अलग नहीं है। वो ब्रुकलिन में एक सार्वजनिक आवास परियोजना में बड़ा हुआ, अपने माता पिता और 2 भाई बहनों के साथ 2 बेडरूम का अपार्टमेंट साझा किया। जब वो 7 साल का था तो शुल्ट्ज के पिता ने उसका टखना तोड़ दिया और डायपर ट्रक चलाते हुए अपनी नौकरी खो दी। परिवार को संकट में डालने के लिए बस इतना ही करना पड़ा। उनके टखने के ठीक होने के बाद उनके पिता ने कम वेतन वाली नौकरियों की एक श्रृंखला के माध्यम से साइकिल चलाना शुरू किया। मेरे पिताजी ने कभी अपना रास्ता नहीं खोजा, शुल्ट्ज ने मुझे बताया। मैंने देखा कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। मुझे लगा कि वो और भी बहुत कुछ हासिल कर सकता था। शुल्ट्ज का स्कूल एक जंगली, भीड़भाड़ वाली जगह थी जहां डामर के खेल के मैदान और बच्चे फुटबॉल, बास्केटबॉल, सॉफ्टबॉल, पंच बॉल, स्लैप बॉल और कोई भी खेल खेलते थे। यदि आपकी टीम हार जाती है तो उसे एक और मोड़ लेने में 1 घंटा लग सकता है। इसलिए शुल्ट्ज ने सुनिश्चित किया कि उनकी टीम हमेशा जीती है, चाहे कोई भी कीमत क्यों न हो। वो अपनी कोहनी और घुटनों पर खूनी खरोंच के साथ घर आता था, जिसे उसकी माँ धीरे से गीले कपड़े से धोती थी। तुम मत छोड़ो, उसने उससे कहा।
उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता ने उन्हें एक कॉलेज फुटबॉल छात्रवृत्ति, उन्होंने अपना जबड़ा तोड़ दिया और कभी कोई खेल नहीं खेला, एक संचार डिग्री, और अंततः न्यूयॉर्क शहर में ज़ीरॉक्स सेल्समैन के रूप में नौकरी अर्जित की। वो हर सुबह उठता था, एक नए मिडटाउन कार्यालय की इमारत में जाता था, लिफ्ट को सबसे ऊपर की मंजिल पर ले जाता था और घर घर जाकर विनम्रता से पूछता था कि क्या किसी को टोनर या कॉपी मशीनों में दिलचस्पी है। फिर वो एक मंजिल से नीचे लिफ्ट की सवारी करेगा और फिर से शुरू करेगा। 1980 के दशक की शुरुआत में शुल्ट्ज एक प्लास्टिक निर्माता के लिए काम कर रहे थे जब उन्होंने देखा कि सिएटल में एक अल्पज्ञात रिटेलर कॉफी ड्रिप कोन की अत्यधिक संख्या का ऑर्डर दे रहा था। शुल्ट्ज ने उड़ान भरी और कंपनी से प्यार हो गया। 2 साल बाद जब उन्होंने सुना कि स्टारबक्स तब सिर्फ 6 स्टोर बिक्री के लिए थे, उन्होंने सभी से पैसे मांगे और इसे खरीदा। वो 1987 था। 3 साल के भीतर 84 स्टोर हो गए। 6 साल के भीतर 1000 से अधिक। आज 50 से अधिक देशों में 17,000 स्टोर हैं। शुल्ट्ज उस खेल के मैदान के अन्य सभी बच्चों से इतना अलग क्यों निकला? उसके कुछ पुराने सहपाठी आज ब्रुकलिन में पुलिस और दमकल कर्मी हैं, अन्य जेल में हैं। शुल्ट्ज की कीमत $1 बिलियन से अधिक है। उन्हें 20वीं सदी के सबसे महान सीईओ में से एक के रूप में घोषित किया गया है। एक आवास परियोजना से एक निजी जेट तक चढ़ने का दृढ़ संकल्प, इच्छाशक्ति उन्हें कहां से मिला? मैं वास्तव में नहीं जानता, उसने मुझसे कहा। मेरी माँ ने हमेशा कहा, आप कॉलेज जाने वाले पहले व्यक्ति होने जा रहे हैं, आप एक पेशेवर बनने जा रहे हैं, आप हम सभी को गौरवान्वित करने जा रहे हैं। वो इन छोटे सवालों से पूछती है, कैसे, क्या तुम आज रात पढ़ने जा रहे हो? आप कल क्या कर रहे हैं? आप कैसे जानते हैं कि आप अपने परीक्षण के लिए तैयार हैं? इसने मुझे लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रशिक्षित किया। मैं वास्तव में भाग्यशाली रहा हूँ, उन्होंने कहा, और मैं वास्तव में विश्वास करता हूँ कि यदि आप लोगों को बताते हैं कि उनके पास सफल होने के लिए क्या है, तो वे आपको सही साबित करेंगे। कर्मचारी प्रशिक्षण और ग्राहक सेवा पर शुल्ट्ज के फोकस ने स्टारबक्स को दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में से एक बना दिया। वर्षों तक वो व्यक्तिगत रूप से लगभग हर पहलू में शामिल था कि कंपनी कैसे चलती है। 2000 में थके हुए उन्होंने दिन प्रतिदिन के कार्यों को अन्य अधिकारियों को सौंप दिया, जिस बिंदु पर स्टारबक्स ठोकर खाने लगे। कुछ वर्षों के भीतर ग्राहक पेय की गुणवत्ता और ग्राहक सेवा के बारे में शिकायत कर रहे थे। उन्मत्त विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने वाले अधिकारियों ने अक्सर शिकायतों की अनदेखी की। कर्मचारी मायूस हो गए। सर्वेक्षणों ने संकेत दिया कि लोग स्टारबक्स की तुलना गुनगुनी कॉफी और खाली मुस्कान से करने लगे हैं। इसलिए 2008 में शुल्ट्ज ने मुख्य कार्यकारी पद पर वापस कदम रखा। उनकी प्राथमिकताओं में कंपनी के प्रशिक्षण कार्यक्रम का पुनर्गठन करना था, जिसमें स्टारबक्स के लिंगों, इच्छाशक्ति और आत्मशक्ति में कर्मचारियों या भागीदारों को मजबूत करने सहित विभिन्न मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित किया गया था। आत्मविश्वास। हमें फिर से ग्राहक और साझेदार विश्वास अर्जित करना शुरू करना पड़ा, शुल्ट्ज ने मुझे बताया। लगभग उसी समय अध्ययन की एक नई लहर दिखाई दे रही थी कि इच्छाशक्ति के विज्ञान को थोड़ा अलग तरीके से देखा। शोधकर्ताओं ने देखा था कि ट्रेविस जैसे कुछ लोग अपेक्षाकृत आसानी से इच्छाशक्ति की आदतें बनाने में सक्षम थे। हालांकि अन्य लोगों ने संघर्ष किया, चाहे उन्हें कितना भी प्रशिक्षण और समर्थन मिले। क्या अंतर पैदा कर रहा था? मार्क मुरावन, जो उस समय अल्बानी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, ने एक नया प्रयोग किया। उन्होंने अंडरग्रेजुएट्स को एक कमरे में रखा जिसमें गर्म ताज़ी कुकीज़ की एक प्लेट थी और उन्हें व्यवहारों को अनदेखा करने के लिए कहा। आधे प्रतिभागियों के साथ अच्छा व्यवहार किया गया। हम पूछते हैं कि आप कृपया कुकीज़ न खाएं। क्या ये ठीक है?
एक शोधकर्ता ने कहा। उसने तब प्रयोग के उद्देश्य पर चर्चा की, यह समझाते हुए कि यह प्रलोभनों का विरोध करने की उनकी क्षमता को मापना था। उन्होंने अपना समय देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। यदि आपके पास कोई सुझाव या विचार है कि हम इस प्रयोग को कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो कृपया मुझे बताएं। हम चाहते हैं कि आप इस अनुभव को यथासंभव अच्छा बनाने में हमारी मदद करें। अन्य आधे प्रतिभागियों को उसी तरह कोडित नहीं किया गया था। उन्हें बस आदेश दिया गया था, आपको कुकीज नहीं खानी चाहिए। शोधकर्ता ने उनसे कहा। उसने प्रयोग के लक्ष्यों की व्याख्या नहीं की, उनकी प्रशंसा नहीं की, या उनकी प्रतिक्रिया में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने निर्देश का पालन करने को कहा। हम अभी शुरू करेंगे, उसने कहा। शोधकर्ता के कमरे से जाने के बाद दोनों समूहों के छात्रों को 5 मिनट तक गर्म कुकीज को अनदेखा करना पड़ा। किसी ने प्रलोभन में नहीं दिया। फिर शोधकर्ता लौट आया। उसने प्रत्येक छात्र को कंप्यूटर मॉनिटर देखने के लिए कहा। इसे स्क्रीन पर नंबरों को फ्लैश करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। एक बार में 500 मिलीसेकंड के लिए प्रतिभागियों को हर बार 6 और उसके बाद 4 दिखाई देने पर स्पेस बार को हिट करने के लिए कहा गया था। यह इच्छाशक्ति को मापने का एक मानक तरीका बन गया है। चमकती संख्याओं के उबाऊ अनुक्रम पर ध्यान देने के लिए एक असंभव पहेली पर काम करने के समान ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। जिन छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार किया गया, उन्होंने कंप्यूटर टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया। जब भी एक 6 फ्लैश होता है और एक 4 पीछा करता है, तो वे स्पेस बार पर उछलते हैं। वे पूरे 12 मिनट तक अपना ध्यान बनाए रखने में सक्षम थे। कुकीज को अनदेखा करने के बावजूद उनके पास अतिरिक्त इच्छा शक्ति थी। दूसरी ओर, जिन छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उन्होंने बहुत बुरा किया। वे स्पेस बार को हिट करना भूलते रहे। उन्होंने कहा कि वे थके हुए थे और ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते थे। शोधकर्ताओं ने निर्धारित किया कि उनकी इच्छाशक्ति की मांसपेशी कठोर निर्देशों से थक गई थी। जब मुरावन ने यह पता लगाना शुरू किया कि जिन छात्रों के साथ दयालु व्यवहार किया गया था, उनमें अधिक इच्छाशक्ति क्यों थी, उन्होंने पाया कि मुख्य अंतर उनके अनुभव पर नियंत्रण की भावना थी। हमने इसे बार बार पाया है, मुरावन ने मुझे बताया। जब लोगों को कुछ ऐसा करने के लिए कहा जाता है जो आत्मनियंत्रण लेता है, अगर उन्हें लगता है कि वे इसे व्यक्तिगत कारणों से कर रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि यह एक विकल्प है या कुछ ऐसा है जो उन्हें पसंद है क्योंकि यह किसी और की मदद करता है, यह बहुत कम कर है। अगर उन्हें लगता है कि उनके पास कोई स्वायत्तता नहीं है, अगर वे सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे हैं, तो उनकी इच्छाशक्ति की मांसपेशियां बहुत तेजी से थक जाती हैं। दोनों ही मामलों में लोगों ने कुकीज को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब छात्रों के साथ लोगों के बजाय दलदल की तरह व्यवहार किया गया, तो इसमें बहुत अधिक इच्छाशक्ति लगी। कंपनियों और संगठनों के लिए इस अंतर्दृष्टि के व्यापक निहितार्थ हैं। केवल कर्मचारियों को एजेंसी की भावना देना, यह महसूस करना कि वे नियंत्रण में हैं, कि उनके पास वास्तविक निर्णय लेने का अधिकार है। मौलिक रूप से वे कितनी ऊर्जा और ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वे अपनी नौकरी में लाते हैं। उदाहरण के लिए, ओहियो में एक निर्माण संयंत्र में 2010 के एक अध्ययन ने असेंबली लाइन श्रमिकों की जांच की, जिन्हें अपने कार्यक्रम और काम के माहौल के बारे में छोटे निर्णय लेने का अधिकार था। उन्होंने अपनी वर्दी खुद डिजाइन की और पारियों पर उनका अधिकार था, और कुछ नहीं बदला। सभी निर्माण प्रक्रियाएं और वेतनमान समान रहे। 2 महीने के भीतर संयंत्र में उत्पादकता में 20% की वृद्धि हुई। कार्यकर्ता छोटे अवकाश ले रहे थे, वे कम गलतियां कर रहे थे। कर्मचारियों को नियंत्रण की भावना देने से उन्होंने अपनी नौकरी में कितना आत्म अनुशासन लाया। स्टारबक्स पर भी यही सबक सही है। आज
कंपनी कर्मचारियों को अधिक से अधिक अधिकार देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने श्रमिकों से एस्प्रेसो मशीनों और कैश रजिस्टरों को फिर से डिज़ाइन करने के लिए कहा है, ताकि वे खुद तय कर सकें कि ग्राहकों का स्वागत कैसे किया जाना चाहिए और माल को कहां प्रदर्शित किया जाना चाहिए। एक स्टोर मैनेजर के लिए अपने कर्मचारियों के साथ चर्चा करने में घंटों खर्च करना असामान्य नहीं है कि ब्लेंडर कहां स्थित होना चाहिए। स्टारबक्स के उपाध्यक्ष क्रिस एंग्सकोव ने कहा, हमने भागीदारों से उनकी बुद्धि और रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए कहना शुरू कर दिया है, बजाय उन्हें कॉफी को बॉक्स से बाहर निकालें, कप यहां रखें। इस नियम का पालन करें। लोग अपने जीवन के नियंत्रण में रहना चाहते हैं। टर्नओवर कम हो गया है। ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ी है। शुल्त्ज की वापसी के बाद से स्टारबक्स ने प्रति वर्ष $1.2 बिलियन से अधिक की आय में वृद्धि की है। जब ट्रैविस 16 वर्ष के थे, तब उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और स्टारबक्स के लिए काम करना शुरू कर दिया। उनकी मां ने उन्हें एक कहानी सुनाई। वे एक साथ गाड़ी चला रहे थे और ट्रैविस ने पूछा कि उनके अधिक भाई बहन क्यों नहीं हैं। उसकी मां ने हमेशा अपने बच्चों के साथ पूरी तरह से ईमानदार रहने की कोशिश की थी, और इसलिए उसने उसे बताया कि वो ट्रैविस के जन्म से 2 साल पहले गर्भवती हो गई थी, लेकिन उसका गर्भपात हो गया था। उस समय उनके पहले से ही 2 बच्चे थे, उसने समझाया, और ड्रग्स के आदी थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि वे दूसरे बच्चे का समर्थन कर सकते हैं। फिर 1 साल बाद वो ट्रैविस के साथ गर्भवती हो गई। उसने एक और गर्भपात कराने के बारे में सोचा, लेकिन यह सहन करने के लिए बहुत अधिक था। प्रकृति को अपना काम करने देना आसान था। ट्रैविस का जन्म हुआ था। ट्रैविस ने कहा, उसने मुझे बताया कि उसने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन मेरा होना उसके साथ हुई सबसे अच्छी चीजों में से एक था। जब आपके माता पिता व्यसनी होते हैं, तो आप यह जानकर बड़े होते हैं कि आप अपनी ज़रूरत की हर चीज़ के लिए हमेशा उन पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन मैं वास्तव में भाग्यशाली रहा हूं कि मुझे ऐसे बॉस मिले जिन्होंने मुझे वो दिया जो गायब था। अगर मेरी माँ मेरी तरह भाग्यशाली होती, तो मुझे लगता है कि उसके लिए चीजें अलग हो जाती। उस बातचीत के कुछ साल बाद ट्रैविस के पिता ने यह कहने के लिए फ़ोन किया कि एक संक्रमण उसकी मां के रक्त प्रवाह में एक जगह से प्रवेश कर गया था जहां वो गोली मारती थी। ट्रैविस तुरंत लोदी के अस्पताल ले गए, लेकिन जब तक वो पहुंचे, वो बेहोश थी। आधे घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई, जब उन्होंने उसका जीवन समर्थन हटा दिया। 1 हफ्ते बाद ट्रैविस के पिता निमोनिया के साथ अस्पताल में थे। उसका फेफड़ा टूट गया था। ट्रैविस गाड़ी से फिर लोदी पहुंचा, लेकिन रात के 8:02 बज चुके थे। जब वो आपातकालीन कक्ष में पहुंचे, एक नर्स ने बेरहमी से उससे कहा कि उसे कल वापस आना होगा। मिलने का समय समाप्त हो गया था। ट्रैविस ने तब से उस पल के बारे में बहुत सोचा है। उसने अभी तक स्टारबक्स में काम करना शुरू नहीं किया था। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना नहीं सीखा था। उसके पास वह आदतें नहीं थीं, जिसके बाद से वो वर्षों से अभ्यास कर रहा है। जब वो अभी अपने जीवन के बारे में सोचता है, तो वो से कितनी दूर है। दुनिया जहां ओवरडोज होता है और चोरी की कारें ड्राइववे में दिखाई देती हैं और एक नस एक दुर्गम बाधा की तरह लगती है। वो सोचता है कि इतने कम समय में इतनी लंबी दूरी की यात्रा कैसे संभव है। अगर वो 1 साल बाद मर गया होता, तो सब कुछ अलग होता, ट्रैविस ने मुझे बताया। तब तक वो जान चुका होगा कि नस से शांतिपूर्वक कैसे विनती करनी है। वो उसके अधिकार को स्वीकार करना जानता होगा, और फिर विनम्रता से एक छोटे से अपवाद के लिए पूछता है। वो अस्पताल के अंदर पहुंच सकता था। इसके बजाय उसने हार मान ली और चला गया। मैंने कहा, मैं बस एक बार उससे बात करना चाहता हूँ, और वो जैसी थी, वो जाग भी नहीं रहा है। यह घंटों का दौरा करने के बाद है।
कल वापस आ जाओ। मुझे नहीं पता था कि क्या कहना है। मुझे बहुत छोटा लगा। उस रात ट्रेविस के पिता की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु की वर्षगांठ पर हर साल ट्रेविस जल्दी उठता है, एक अतिरिक्त लंबा स्नान करता है, अपने दिन की सावधानीपूर्वक योजना बनाता है और फिर काम पर जाता है। वो हमेशा समय पर पहुंचते हैं।